नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रैल साइकिल के असाइनमेंट के MBA सेमेस्टर 2 के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। दोस्तों यह असाइनमेंट थोड़ा सा न्यूमेरिकल और थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड होता है। दोस्तों इसमें कैसे हम लोग को पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके से आंसर्स को लिखने हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों को यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, सब इसके अंदर मैं बताऊँगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ। दोस्तों आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। आप कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपको अपना असाइनमेंट बिल्कुल यूनिक बनाना है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो ग्राफ हो या कुछ भी हो। आपको नॉन कॉपीराइट पिक्चर्स ही यूज़ करने हैं, नॉन कॉपीराइट ग्राफ्स ही यूज़ करने हैं। आप अपने से खुद से अगर ग्राफ बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं बना पाते तो ऐसे ही रहने दीजिए, कहीं से कॉपी पेस्ट मत कीजिए। दूसरा कि आप अपना असाइनमेंट जितना चाहे उतना प्राइवेट रखिए, किसी को भी शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मे बी आपका फ्रेंड का वो इंटेंशन ना हो कि कॉपी करे, लेकिन सम हाउ अगर उसका आपने जिसे शेयर किया और उसने आपका कोई एक लाइन भी अगर किसी ने कॉपी करके अपने असाइनमेंट में डाल दिया और उसके साथ वो मैच कर गया तो आपको कॉपी केस मिल जाता है। स्टे विथ द वर्ड लिमिट। जो आपको वर्ड लिमिट्स दिए गए हैं 10 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए, 1000 वर्ड और 500 वर्ड्स के लिए, तो 1000 के लिए आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिखिए और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखिए, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिए। कम लिखने से नंबर कम मिलेगा और ज़्यादा 1100 से ज़्यादा लिख दोगे तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। दूसरा 500 के लिए आप मिनिमम 450 वर्ड लिखिए और मैक्सिमम 550 वर्ड लिख सकते हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। और किसी भी तरह का लिंक शेयर करना बंद कीजिए। आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहाँ से आपने आंसर्स लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, इसका जो है लिंक दे देते हो, तो वो लिंक मत दीजिए, अवॉइड कीजिए उसे। लिंक, किसी भी लिंक को आप अपने असाइनमेंट में शेयर मत कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट्स बनाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको कॉपी केस भी नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आंसर्स को एक आंसर पैटर्न में लिखिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन। अगर न्यूमेरिकल दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन। इस पैटर्न में अगर आप लिखते हो अपने आंसर्स को तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और इससे अच्छा प्रेजेंट होने से आपको नंबर्स भी थोड़े अच्छे मिलते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखिए। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जहाँ पे आपको एक प्रोबेबिलिटी ट्री बनाना है। प्रोबेबिलिटी ट्री या डायग्राम बनाकर आपको सॉल्व करना है इसके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे ये बताया गया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम ऑल्सो। आपको एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम बनाना भी है और उसे कैलकुलेट भी करना है। इन ए मेडिकल कॉलेज ऑफ पुणे, एक मेडिकल कॉलेज है पुणे में, जहाँ पे एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 30% ऑफ पीपल लाइक हैव मिसल्स पाव, मतलब कि 30% लोगों को पसंद है मिसल पाव, और जो कि फेयरवेल पार्टी में होगा। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, एज पर द सर्वे, रिमेनिंग पीपल हैव चूजन वड़ा पाव। बाकी जो परसेंट है वो स्टूडेंट्स ने वड़ा पाव को सिलेक्ट किया है। आउट ऑफ दोज हु हैव चूजन मिसल पाव, 50% सेड दैट दे वुड ईट ओनली जैन मिसल पाव। अब उनमें से जो 30% लोग हैं, 30% लोग में 50% लोग ये कहते हैं कि उनको जैन मिसल पाव खाना है। वेल 30% ऑफ दोज हैव चूजन वड़ा पाव ऑल्सो, और उनमें जो 30% लोग हैं उसमें से वो लोग कहते हैं कि उनको वड़ा पाव भी खाना है। ऑल्सो सेड दे वुड हैव जैन वड़ा पाव ओनली, मतलब कि उनको जैन वड़ा पाव भी खाना है, मतलब कि, और उनके पास जो ऑप्शन है वो वड़ा पाव जैन का है, वही उनके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ द स्टेक, परसेंटेज एंड नंबर ऑफ पीपल हु विल हैव जैन फूड इंक्लूडिंग मिसल पाव एंड वड़ा पाव। अब इसमें आपको ये बताना है, एक प्रोबेबिलिटी ट्री ड्रॉ करते हुए ये बताना है कि उनमें से कितने परसेंट लोग या फिर कितने नंबर ऑफ़ लोग जो है मिसल पाव भी खाना चाहते हैं और वड़ा पाव भी खाना चाहते हैं जो जैन फूड है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्सन हु वुड ईट मिसल पाव गिवन दैट्स पर्सन डाइट टाइप इज़ जैन। और इनमें से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मिसल पाव खाना चाहते हैं, वो भी जिन्होंने जैन
के लिए डिसाइड किया कि उनको जैन डाइट चाहिए और जैन मिसल पाव या फिर वड़ा पाव मिले तभी मैं खाऊंगा। तो ये चीज़ आपको बताना है। अब नोट में दिया ये है कि हैंडमेड ड्राइंग आर इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब कि आपको हैंडमेड ड्राइंग नहीं बनाना है, मतलब हाथ से आपने बनाया और उसे कॉपी फ़ोटो खींचकर डाल दिया, ऐसा नहीं बनाना है। आपको अपने एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड में जाना है और वहाँ पे ही इस डायग्राम को बनाना है। तो उस डायग्राम को बनाने के लिए आप सिर्फ एमएस वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, आप एमएस पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। एमएस पेंट में आप अगर डायग्राम अपना डेकोरेट करते हो और उसके हिसाब से अगर बनाते हो तो भी बन जाएगा, या फिर आपको एमएस वर्ड में जाके इंसर्ट बटन पे जाना और क्लिप आर्ट का यूज़ करना है। क्लिप आर्ट में आप अगर हॉरिजॉन्टल टाइप्स का यूज़ करते हो तो आपको एक प्रोबेबिलिटी ट्री जैसा डायग्राम देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डेवलप कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इसके पेज रेफरेंसेस के बारे में। तो पेज रेफरेंसेस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपको आंसर पैटर्न बताया था वो आंसर पैटर्न आपको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको प्रोबेबिलिटी ट्री के बारे में और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है। कैलकुलेशन में आपको वो प्रोबेबिलिटी ट्री ड्रॉ करके आपको उसका जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करना है। और कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि कितने परसेंट लोग मिसल पाव खाना चाहते हैं, कितने परसेंट लोग वड़ा पाव खाना चाहते हैं, कितने परसेंट लोग जैन मिसल पाव खाना चाहते हैं, कितने परसेंट लोग मिसल वड़ा पाव खाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है ई बुक का और हार्ड बुक का दोनों का। ई बुक में पेज नंबर दिया हुआ है 107 और वहीं हार्ड बुक में 101। तो अब हम लोग ई बुक में चलते हैं पेज नंबर 107 4.2 में। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं 107 और यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद 4.2 जहाँ पे इंट्रोडक्शन और प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हो 4.3 तक 1.1 तक हम लोग चलते हैं। तो यहाँ तक जो इसका एंड है ये 4.3 स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रिपेयर होगा, उसका इवेंट क्या होने वाला है, हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये इस तरीके प्रोबेबिलिटी ट्री होगा। तो आपको इसे पढ़कर, इसे समझकर, अपने वर्ड में समझकर इसे अपने तरीके से समझाना है और साथ में आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देना है। आप इसके इलस्ट्रेशंस को भी जाके देख सकते हो नीचे में, तो आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हमें बनाना है। और वाकई में ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और ये हर साइकिल में आता है। हर साइकिल में प्रोबेबिलिटी ट्री के एक क्वेश्चंस जरूर होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही अच्छा मतलब ईजी होता है। तो आप इसको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये बोला गया कि राइट द इंटरप्रिटेशन फॉर द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल। आपको क्वेश्चन पेपर में एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट के अंदर आपको रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करते हुए उसका इंटरप्रिटेशन करना है। साथ में उसको यूज़ आप एमएस एक्सेल का यूज़ करके कर सकते हैं। और वो मॉडल किसका है? हीरा मनीधर, एन एंटरप्रेन्योर हु इज़ रनिंग पश्मीना अ स्टोर ऑफ पश्मीना सॉल्स का एक स्टोर है जो एक एंटरप्रेन्योर है हीरा मनी धार के नाम से। सी इज़ टारगेटिंग कस्टमर वाया सोशल मीडिया, और वो सोशल मीडिया में टारगेट करिए कस्टमर को। सी हैज़ chosen Instagram as a platform and had also chosen Reels to advertise her products। और उसने Reels का यूज़ किया है, Reels प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रही है। सी is looking for a forecasting model to understand the impact of likes of the Reels demonstrating प्रोडक्ट एंड इट सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स। अब वो एक ऐसे मॉडल को ढूंढ रही है जो उसके प्रोडक्ट्स को समझे, उसे अंडरस्टैंड करे और उसके इम्पैक्ट्स को समझे और नंबर ऑफ लाइक्स रील्स के अकॉर्डिंग वो डेमोन्स्ट्रेट करे और साथ में उसका प्रोडक्ट का सेल भी बढ़ाए यूनिट्स के अंदर। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, उस डेटा का रिग्रेशन मॉडल आपको कैलकुलेट करना है। रिग्रेशन मॉडल कैलकुलेट करने के बाद आपको रिग्रेशन मॉडल के बारे में बताना है। राइट द रिग्रेशन मॉडल, discuss the R square multiple R, discuss the ANOVA, discuss the significance of independent variable and B1 value। तो आपको इन सभी के बारे में भी बताने हैं। तो सबसे पहले आप रिग्रेशन मॉडल के बारे में आप लिख दोगे क्या होता है, उसके बाद आर स्क्वायर के बारे में लिखोगे, मल्टीपल आर के बारे में लिखना है, एनोवा और उसके सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और B1 के वैल्यू के बारे में लिखना है। तो इसका हम लोग का पास पेज रेफरेंस है। पेज रेफरेंस आपको एक अलग अलग पार्ट में मिलेगा। तो मैं चाहता तो मैं आपको ये 2 चैप्टर पूरा ही बोलता कि आप पढ़ लो
और मैं आपको बोलूँगा भी कि आप इसे पूरा पढ़ो, क्योंकि पेज रेफरेंस जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाएगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगा, लेकिन आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने, क्योंकि एमबीए का ये जो डिसीजन साइंस का जो पार्ट होता है, आप लोग फिनेंशियल एनालिस्ट हो, ऑपरेशन एसोसिएट्स हो, ऑपरेशन एनालिस्ट हो, या फिर कोई भी स्टॉक से रिलेटेड या फिर कहीं पे कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनको स्टैटिस्टिक्स को आना, डेटा एनालिसिस हो, तो आपको स्टैटिस्टिक्स समझना और आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रिग्रेशन मॉडल का दोनों चैप्टर आप लोग ज़रूर पढ़िए, चैप्टर 3, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं रिग्रेशन मॉडल के अंदर और आपको अच्छे से समझने हैं। तो इसके लिए हम लोग 281 पेज में चलते हैं पहले। तो हम लोग 281 पेज में आते हैं। 281 यहाँ पे 281 में आने के बाद हम लोग को इंट्रोडक्शन टू सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पता चलेगा कि हम लोग को जो चार्ट दिया हुआ है उसमें रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग कैसे करें वो समझ में आएगा, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या क्या चीज़ों को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 312 में। 312 उसके अंदर हम लोग को उसके इंट्रोडक्शंस में के नीचे हम लोग को पता चलेगा 8.2 में द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, जिसको हम लोग आर स्क्वायर के नाम से भी समझते हैं, सॉरी मल्टीपल आर समझ में आता है, मल्टीपल आर। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 324 में। 324 यहाँ पे हम लोग को आर स्क्वायर मिलता है। आर स्क्वायर को हम लोग किस तरीके से बताते हैं, वो लोग का जो क्वेश्चन है उन्हें बताना है उस तरीके से। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन के हम लोग अंदर चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को 370 में चलना है। सॉरी, आर स्क्वायर हो गया और उसके बाद 370 में हम लोग चलते हैं। 370 जहाँ पे हमको वेज टू ओवरकम द ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है एकदम छोटा सा पार्ट में बताया गया है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़कर समझकर लिखना है कि क्या है। इसे थोड़ा सा अगर आप डिटेल में लिखते हो 1000 वर्ड के लिए तो काफ़ी बेहतर है। और साथ में आपको B1 के बारे में लिखना है, जिसको हम लोग बीटा 1 पावर 1 कहते हैं हम लोग, तो पावर वर्ड फाइल में यूज़ नहीं हुआ है इसलिए वो B1 दिख रहा है। तो बीटा 1 वैल्यू के बारे में आपको बताना है, जिसको आप अपने एक्सटर्नल सोर्सेज पे भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा उसके बारे में, और उसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसको आपको पढ़कर इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ पे क्वेश्चन ए में आपको एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को समझते हुए आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, जिसमें उस चार्ट में आपको एक ग्राफ भी दिखाना है कि उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको टाइम सीरीज कंपोनेंट किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको हर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करके उसके टाइम सीरीज कंपोनेंट को प्रेजेंट करना है और उसे एज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न में कंसिडर करना है और ये दिखाना है। बस आपको ये बताया जाना है नीचे नोट्स में कि नोट में ये दिया गया है कि आपको जो है वो जो चार्ट होगा, वो जो पिक्चर होगा, वो खुद से बनाना है MS एक्सेल का यूज़ करके। आपको ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, कहीं से यानी कि गूगल से आपको कहीं से कॉपी पेस्ट वो चीज़ नहीं करना है। आपको उसको मैनुअली बनाना है, जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के थ्रू। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका पेज रेफरेंस आपके पास 342 में है और 346 में है। तो हम लोग चलते हैं 342 के अंदर। 342 में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को फोरकास्टिंग जो दिखता है 9.2 में, यहाँ अगर आप इसे पूरा पढ़ते हो फोरकास्टिंग का 342 से लेकर 46 पेज नंबर तक में, तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि टाइम सीरीज हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग को बनाना है और वो चार्ट हम लोग को कैसे मिलेगा। तो यहाँ तक आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका जो 3A का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको इसी तरीके से करना होगा। और 3B की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका कोई पेज रेफरेंस नहीं है, क्योंकि एक केस स्टडी है। कि तो केस स्टडी में ये बताया गया कि राइट द सैम्पलिंग प्लान फॉर द फॉलोइंग स्टडी, ऑल्सो राइट व्हाट इज़ रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू यू। आपको जो नीचे दिया गया स्टडी उसको समझ के आपको सैम्पलिंग प्लान बनाना होगा, और साथ में आपको ये रिकमेंड भी करना है कि सेंसस सर्वे के अनुसार या फिर सैम्पल सर्वे के अनुसार आपने क्या कंक्लूड किया, आपको क्या पता चला जो आप वहाँ पे कंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो स्टडी है वो ये है, इमेजिन योर सेल्फ डूइंग PhD। आप ये समझिए कि आप NMIMS से PhD कर रहे हो। फॉर वन ऑफ योर रिसर्च पेपर यू डू रिक्वायर अ प्राइमरी सर्वे। आपको एक रिसर्च पेपर में आपको एक रिक्वायरमेंट है जो आपको प्राइमरी सर्वे करना है, और
टू अंडरस्टैंड द सोशल मीडिया कंजम्पशन। तो आपको सोशल मीडिया कंजम्पशन के ऊपर आप एक स्टडी कर रहे हो, तो जहाँ पे आपको रिसर्च पेपर एक प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको एक सर्वे लेना और सर्वे के थ्रू आपको समझ में आएगा कि लिंक्डइन यूज़र्स जो है उनका गोल क्या है। योर गोल इज़ टू अंडरस्टैंड वाई दे आर यूजिंग लिंक्डइन। लिंक्डइन यूज़र्स क्यों लिंक्डइन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसका गोल आपको बताना है। फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे एंड देयर एक्टिविटीज़ दे डू ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और वो लोग कितने घंटे काम करते हैं लिंक्डइन के अंदर और उनका एक्टिविटीज़ क्या होता है लिंक्डइन के अंदर। यू डू हैव रिसर्च क्वेश्चनरी। आपको एक क्वेश्चनरी डेवलप करना है इन योर हैंड एज पर योर प्रॉपर लिटरेचर स्टडी। आपको आपके प्रॉपर लिटरेचर स्टडी के अनुसार एक क्वेश्चनरी डेवलप करना है और उस क्वेश्चन पे आपको सर्वे कलेक्ट करना है लोगों से। यहाँ पे मिनिमम सर्वे नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो सैम्पलिंग और सैम्पल का नियम होता है, सैम्पलिंग में आपको अनलिमिटेड रहता है कि आप जितना चाहो उतना सर्वे कलेक्ट करो लोगों से, और वो रैंडमली आप किसी से भी कलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको जो NMIMS के लोग हैं वही उससे ही कलेक्ट करना है, आप किसी से भी कलेक्ट कर सकते हो। वो कलेक्ट करने के बाद बस ये होना चाहिए कि वो अगर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को समझता है और वो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म में है तो ही उससे सर्वे लीजिए, तभी, क्योंकि उसको समझ में आएगा लिंक्डइन का प्रोसेस क्या है। क्योंकि अगर कोई आप अनजान पर्सन से ले रहे हो जिसको लिंक्डइन के बारे में पता ही नहीं है, तो उसका सर्वे का कोई वैल्यू नहीं बनेगा। तो उनसे ही लीजिए जो रिक्वायर्ड है, जिनको पता है कि लिंक्डइन क्या होता है और उसमें क्या काम करना है। तो उनसे आपको सर्वे लेना है और उन्हीं के डेटा कलेक्शन के बाद आपको एक सैम्पलिंग प्लान प्रिपेयर करना है और अपना सर्वे के बारे में रिकमेंडेशन देना है। आंसर के अंदर कंक्लूड करना है कि आपने इससे क्या समझा और क्या जाना, और आपका कंक्लूजन और रिकमेंडेशन क्या है उस स्टडी को लेकर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3B के लिए है और इसका कोई पेज रेफरेंस नहीं है, इसीलिए ये आपको मैंने अच्छे से डीपली खुलकर समझाया कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करने हैं। तो यही सारा चीज़ था आज क्वेश्चन नंबर 3A और 3B डिसेंट साइंस के क्वेश्चन में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी ही तरह ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट काफ़ी लोगों को टफ़ लगता है। इसीलिए मैं तो बहुत सारे ग्रुप्स में नहीं हूँ, लेकिन आप हो तो आप इन वीडियोस को उन तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और दूसरों को भी मदद कीजिए। यहाँ पे आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मिलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स के, दूसरे स्पेशलाइजेशन के भी वीडियोस मिलेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो दूसरा स्पेशलाइजेशन का है लेकिन उसको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, तो उनको आप मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।